जो आपका टॉपिक चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका जो टॉपिक है वो यही है कि माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी जो कंटेनिंग करती है प्रीडोमिनेंटली मीथेन, यानी मैक्सिमम अमाउंट जो होता है बायोगैस के अंदर वो किसका होता है, मीथेन का। ये याद रखना है। इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज ए फ्यूल। तो देखो, मीथेन गैस कौन बनाते हैं? मीथेनोजन्स बनाते हैं, यानी मीथेनोजन जो बैक्टीरिया होंगे वही तो मीथेन गैस बनाएंगे। आगे लिखा है यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिज्म। जब उनकी ग्रोथ होगी या वो किसी चीज को मेटाबोलाइज करेंगे तो उस कंडीशन में वो डिफरेंट टाइप की गैस प्रोड्यूस करेंगे। भाई कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सल्फर गैस रिलीज करेंगे, इस हिसाब से वो कंपाउंड बना देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड वाला कंपोनेंट। वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर सकते हैं, वो मीथेन गैस ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेंगे। तो डिफरेंट टाइप की चीजें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें। नाउ द टाइप ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। भाई किस टाइप की गैस रिलीज करेंगे वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का बैक्टीरिया है। अगर वो नॉर्मल बैक्टीरिया है तो वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अगर वो सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया है तो वो सर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड भी प्रोड्यूस करेगा, लाइक एज हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड इन दिस एग्जांपल सिटेड in seated in the relation to the fermentation of the डफ यानी गुना हुआ जो आटा इडली और डोसा बनाने के लिए। तो गुना हुआ आटा बेसिकली जो बात करता है वो किसका होता है, वो उसी का होता है जो राइस होते हैं। चीज मेकिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस एंड द मेन गैस प्रोड्यूस वाज CO2। होता क्या है, आपने पढ़ा, आपने चीज भी देखी। जो चीज का पीस देखा होगा, जब चीज के स्ट्रक्चर को देखा आपने, तो जो चीज के पीस के अंदर आपने बेसिकली एक स्ट्रक्चर देखा होगा कि सर इसके अंदर बड़े बड़े से पोर दिखने लगे थे। सर ये क्या थे, ये छेद क्या थे? ये वो छेद थे सर, जिन छेद से, जिन पोर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई थी। यानी जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेंगी तो वो सर उनमें लार्ज पोर बने होंगे, यानी इस टाइप का, यानी इस वाले पोर साइड पे लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी बैक्टीरियाओं के द्वारा। और ये सबसे छोटा पोर है, यानी बैक्टीरियाओं के द्वारा यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी। अब कम बनी होगी तो सर उसके अंदर जो छोटा सा जो पोर बना है, जहाँ पे गड्ढा बना है, जहाँ पे छेद सा बना है, वो सर छोटा बनेगा क्योंकि वहां पे गैस भी कम बनी है। और वहां पर ज्यादा बनी है, लार्ज अमाउंट में बनी है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो ज्यादा बड़ा छेद पोर बनेगा उसके अंदर। अब दूसरी चीज क्या बोली गई, इसलिए यहां पर लिखा है कि डिपेंड करता है कि उनके अंदर किस टाइप का, कि उनके अंदर, ये लिखा ना, द फर्मेंटेशन ऑफ द डफ, चीज मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेजेस एंड द मेन गैसेस इज प्रोड्यूस वाज CO2। ये सब के सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई कितने अमाउंट में ये बन रही है, तो उतनी अच्छी क्वालिटी का वो प्रोडक्ट बनता है जिसमें CO2 ज्यादा बनेगी। नाउ हाउएवर द सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो anaerobically, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑन ए cellulosic material प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। यानी जिन प्लांट्स में सेलुलोज ज्यादा पाया जाएगा, तो सेलुलोज की आपने बायोमोलिक्यूल के अंदर कभी पढ़ा होगा कि सेलुलोज का जो कंपोजिशन होता है वो किसका होता है। तो सेलुलोज जो होता है वो बना होता है बेसिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। यानी उसके अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं सेलुलोज को कम बनाने के लिए। एक का नाम बोलते हैं हम पैक्टिन, सॉरी, एक का नाम हम बोलते हैं अमाइलेज और एक दूसरे का नाम बोलते हैं अमाइलोपैक्टिन। यानी सेलुलोज इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज अमाइलेज एंड अमाइलोपैक्टिन। अब अमाइलेज और अमाइलोपैक्टिन जो होते हैं वो दोनों के दोनों, सेलुलोज जो बना है ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, या तो अमाइलेज होगा, अमाइलोज होगा, एंड अमाइलोपैक्टिन होगा।
अब ये दोनों के दोनों जो कंपोनेंट होते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के। यानी मैंने ये कहा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का क्या बना हुआ है सर? सेलुलोज बना हुआ है। सेलुलोज की जो मोनोमेरिक यूनिट है, मोनोमेरिक मतलब एक सिंगल यूनिट, वो सिंगल यूनिट जिससे सेलुलोज बना हुआ है, तो हम बोलते हैं सर वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज ऐसे टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब कंबाइन कर जाएँगे, जब वो 30-40 से ऊपर हो जाएँगे, तो हम उसको बोल देंगे सेलुलोज। अब वो सेलुलोज का जैसे ही फॉर्मेशन होता है, तो सेलुलोज क्या कंटेन करता है? सर सॉरी वो ग्लूकोज क्या कंटेन करता है? ग्लूकोज कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हेन इट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या करेगा? यहाँ पर लार्ज अमाउंट में सी और ओ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा। लेकिन साथ में यहाँ पर क्या होगा? सी प्लस एच से ये मीथेन गैस का भी प्रोडक्शन करेगा लार्ज अमाउंट में। इसलिए इसलिए methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called as methanogen. जो मीथेन प्रोड्यूस करें उनको मीथेनोजेंस कहते हैं। एंड ऑन सच कॉमन बैक्टीरियम इज द मीथेनोबैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया का भी नाम लिख दिया, मीथेनोबैक्टीरियम। These bacteria are commonly found in anaerobic sludge, anaerobic sludge during the sewage treatment। तो आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े जो एनोबिक यानी लोग जो गैस का प्रोडक्शन करते हैं जहाँ पर मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, लाइक जो गोबर गैस प्लांट बनाते हैं या फिर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट होते हैं, वहाँ पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें क्या होती है सीवेज वहाँ पे एनोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वहाँ पर मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। इसलिए काफ़ी बार आपने फ़िल्मों में देखा होगा। एक्चुअली वो कांसेप्ट ऐसे दिखाते हैं कि कुछ जगह पे मान लो एनोरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा हो और किसी ने हल्की सी वहाँ पे आग लगा दी, तो पूरे के पूरे सीवर में फ़िल्मों में आग लगते-लगते एक जगह से दूसरी जगह भागती हुई जाती है। ऐसा क्यों होता है? यही रीज़न है कि वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में एनोरोबिक बैक्टीरिया था, उनकी प्रेज़ेंस की वज़ह से वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस हुई और मीथेन गैस में आग पकड़ लेती है। नाउ इसलिए इनकी सफाई होना ज़्यादा ज़रूरी होती है सीवर की। दूसरी चीज़, दीज़ बैक्टीरिया इज़ आल्सो प्रेज़ेंट इन द रूमेन, ए पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ द कैटल। होता क्या है समझें। कभी आपने किसी भी जानवर के बफेलो या बफेलो या काऊ, इनके गले के नीचे की ओर एक मोटा सा ऐसे मोटा सा पुतला सा लटका हुआ देखा होगा, एक मोटा सा उसके बॉडी का पार्ट लटकता हुआ देखा होगा। तो उसमें होता क्या है, उसके गले से थोड़ा नीचे जाके उस पार्ट में होता क्या है कि ये जो जानवर हैं ये क्या करते हैं, ये एक साथ में इकट्ठे में खाना खा लेते हैं सारा का सारा। क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ऐसे नहीं है, बस ठूस लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ठूस लेंगे पहले अपने अंदर। ये पूरे भूसे को अपने अंदर ठूस लेंगे, जो भी चारा पड़ा होगा उसको पहले अपनी बॉडी में ठूस लेते हैं। तो इनकी बॉडी का जो रूमेन वाला पार्ट होता है, जो वो स्टोमक वाला पार्ट होता है, उस पार्ट में क्योंकि इसके स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं, उनमें से जो पहले वाला पार्ट होता है, उसके अंदर ये फूड को ठूस लेते हैं। और फिर बाद में देखा होगा किसी काऊ या बफेलो को जब वो ऐसे खाना खा के बैठ जाती है, तो फिर जुगली करती रहती है। सर ऐसा क्यों? वो ऐसे क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर उसने जो पहले खाना ठूसा था, जो उसने पूरा पहले खाना खाया था, तो उसके खाने में वो पचा नहीं। वो उसने क्या करा ज़बरदस्ती ठूस लिया है कि इसको मैं बाद में बैठ के तसल्ली से चबा-चबा के खाऊँगी। तो होता क्या है कि उसकी जो रूमेन के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म पाए जाते हैं जो उसके फूड का डाइजेशन करते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन फूड के डाइजेशन के साथ उसमें ये भी होता है कि उन कैटल्स के उस रूमेन में वो बैक्टीरिया फूड का डाइजेशन कर रहे हैं। दूसरा, ये बैक्टीरिया जो हैं तो आपने बफेलो को देखा है, किसी काऊ को देखा होगा, वो क्या करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड का जो एक बाइट होता है, छोटा-सा टुकड़ा होता है, वो वापस उस रूमेन वाले पार्ट से वापस अपने माउथ में लेके आते हैं और उसको फिर चवड़, 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 चवड़ चबाते रहते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि गाय खा के बस हमारी तरह अंदर पेट में लेके फिर पच जाएगा, फिर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, नहीं। वो फूड को पहले रख लेती हैं, फिर बाद में तसल्ली से बैठ के उसको चबाते रहती हैं। दे विल बी नॉट लुक लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग तो क्या करता है, खाना चावल भी दे दो ना तो चावल भी वो खाएगा नहीं, मुँह में डाला और निगल जाएगा। उनको चबाता नहीं है कभी भी। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग रोटी का है, रोटी के दाने को भी हम छोटे करके नहीं खाते, जल्दबाज़ी में क्या बड़े-बड़े वो खा जाते हैं। इससे हमारे दाँतों का काम आसान नहीं होता, हमारे पेट का काम बढ़ जाता है। लेकिन एनिमल समझदार है, उनको पता है हमें खाना चबा-चबा के खाना चाहिए।
by the way. The lot of cellulose material present in the food of the cattle and also present in the rumen. तो सिंपल सी बात है भाई, सेलुलोज जहां ज्यादा, वो सेलुलोज किसका बना हुआ है सर? ग्लूकोज का बना हुआ है। ग्लूकोज किस किसका कंपोजिशन सर? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब कोई भी कंपाउंड बनेगा तो क्या बन सकता है सर? मीथेन बन सकता है, CH मिलके। सर सी और ओ मिलके बन सकता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। सर अगर अकेले हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस। तो उन ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट टाइप के इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसलिए लिखा है इन रूमन these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of the cattle। तो कॉमन सेंस फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये याद रखना है। सेलुलोज जो है ये किससे बना हुआ है? बहुत सारे जब ग्लूकोज 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 ऐसे मिला देंगे तब जाकर, तो ग्लूकोज जो है वो सेलुलोज का कंपोनेंट है। एक्चुअली डिटेल में जाए तो वही हमारे जो अमाइलोपेक्टिन है। अब ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज कंपोनेंट करता है तीनों के तीनों। अब इन तीनों से क्या बन सकता है? इन तीनों से मीथेन बन सकती है, CH से क्या बन सकता है? CH4 बनेगा। केमिस्ट्री की बात करें, CO से क्या बनेगा? CO2 बनेगा। और S से क्या बन सकता है? हाइड्रोजन। तो सर ये तीनों का फॉर्मेशन होगा। ये सारा का सारा कहां हो रहा है? सेलुलोज के डाइजेशन से। Do you think we human being are able to digest the cellulose that is present in our food? भाई अगर फूड को डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम अगर हमारी बॉडी में पाया जाता तो हमें और ऐसे फल फ्रूट खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी जो सब्जियां हम खाते हैं, काफी बार सुना होगा कि कोई गोभी या फिर कोई ऐसी प्लांट की सब्जी आपने कच्ची खाई होगी तो आपके घर वालों ने बोला होगा बेटा कच्ची मत खा, पेट में दर्द हो जाएगा। व्हाई व्हाई दे सेड लाइक दैट? उन्होंने इसलिए ही कहा कि ये इनमें सेलुलोज कंटेनिंग है। अगर वो सेलुलोज आपकी बॉडी में चले जाएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो स्टमक पेन होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा। अब स्टमक पेन होगा तो इसलिए क्या है कि हमारी बॉडी में वो एंजाइम है ही नहीं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। और वो एंजाइम ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी अपेंडिक्स है, हमारी जो बॉडी का एक पार्ट है अपेंडिक्स, उस अपेंडिक्स में आज जब पहले हम कभी क्या बोलते हैं घास फूस खाया करते थे, तब ऐसा बोलते हैं जब हमारा इवोल्यूशन का सीक्वेंस चल रहा था तो उस टाइम पर बोला गया था कि हम अपेंडिक्स जो है हमारा उस टाइम पे रोल प्ले करता था। किस चीज का? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का। क्योंकि उस टाइम पे हम प्लांट व्लांट खाया करते थे, एनिमल या फिर इन चीजों को नहीं खाते थे या फिर उबाल के या पका के नहीं खाया करते थे। लेकिन अब तो क्या है, सेलुलोज के मॉलिक्यूल को आप डाइजेस्ट कर देते हो, हीट करके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देते हो, देन ग्लूकोज को इजीली इनटेक। बाय द वे, thus the excreta यानी डंग जो गोबर है ऑफ द कैटल इज कॉमनली कॉल्ड एज ए गोबर इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। सर उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन से वाले? मिथेनोजन वाले बैक्टीरिया। सर एनोरेबिक बैक्टीरिया। अब सिंपल चीज है, पाए कहां जा रहे थे सर? एनिमल की बॉडी में। लेकिन जब डाइजेस्ट होंगे, फूड को पचाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे? वो उसके बाद उसकी बॉडी से वो उसके बाद सर उसकी बॉडी से कहां जाएंगे? बाहर जो डंग आएगा उस डंग में आएंगे सर। और सर जैसे ही डंग में आएंगे तो आपने एक चीज और जानी कि जैसे डंग में ये आएगा तो उन डंग को आप क्या करोगे? हल्का सा पानी मिलाओगे, एक स्लैरी बनाओगे यानी एक लिक्विड सा बनाओगे और आप क्या करोगे? एक औंधे से गड्ढे के अंदर डाल दोगे। यानी कॉमन देखो, डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस। अब डंग यानी गोबर को यूज किया था बायोगैस बनाने के लिए। जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है? गोबर गैस बोला जाता है। देखो एक चीज बोलता हूं, आप अभी ना आप स्टूडेंट हो 12th क्लास में, आई नो अबाउट दैट, बट ऐसा नहीं है बेटा कि हम कुछ नहीं कर सकते। बट एक चीज मैंने क्या देखी है कि किसी चीज को सीखने की ना कोई उम्र नहीं है। अगर आपके अंदर हुनर हो या ना हो, आप नल्ले हो या नालायक हो, आप बहुत एक्सीलेंट हो या फिर बहुत ही ज्यादा कुछ भी हो आप, लेकिन आपके पास आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। लाइक एज ए गोबर गैस प्लांट, ये मैं बुक में पढ़ रहा हूँ, बट मैं अगर इमेजिन करूं और कोई मुझे बोल दे कि गोबर गैस प्लांट बना के दिखा दे, तो आई आई डैम श्योर मैं बना दूंगा। अगर मेरे पास एनिमल्स हों तो मैं उनके पर्पज से गोबर गैस प्लांट भी बना लूंगा। मैंने एक हरियाणा का एक आदमी की एक स्टोरी पढ़ी थी। उस स्टोरी में मैंने ये चीज देखा कि उन्होंने इतना अच्छे से अपने पूरे फार्म को यूज किया। कैसे? कि उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनाया। स्विमिंग पूल में उन्होंने पब्लिक को नहाने के लिए मौका दिया, उनसे चार्ज भी पे करते थे, पैसे दे दो। दूसरी चीज, अब वो पानी हर बार जब नया आएंगे कोई लोग तो वो रिसाइकल होना चाहिए। तो वो क्या करते थे कि रिसाइकल के चक्कर में उन्होंने एक चीज सोची कि क्यों ना इस पानी को मैं अपने पेड़ पौधों में दे दूं।
तो वो पेड़ पौधों में दे देता था उस पानी को। दूसरी चीज, पेड़ पौधों से जो भी चारा वारा आता था वो एनिमल को दे दिया जाता था। अब एनिमल से जो डंग आता था, जो गोबर आता था, उस डंग को वो क्या करता था, यानी उस उनसे एक तो मिल्क का प्रोडक्शन होता था, और मिल्क के प्रोडक्शन से वो क्या करता था, मिल्क के प्रोडक्शन से वो लार्ज अमाउंट में मतलब बेच देता था। ज्यादा प्रोडक्शन होता तो मिल्क को बेच देता था, तो एक वहां से इनकम आ रही है। दूसरा, स्विमिंग पूल से आ रही है। तीसरी इनकम उसने क्या कर लिया, उसने एक बायोगैस प्लांट बना लिया। उसने बायोगैस प्लांट बनाया, तो बायोगैस प्लांट का उसने क्या कर दिया, बायोगैस प्लांट से बायोगैस बनाई, तो अपने घर का ईंधन और बाहर जो सप्लाई करने के लिए जो था, वो लोगों से कनेक्शन कर लिया कि भाई तुम हमारे यहाँ से ले लेना जैसे जैसे है। तो बायोगैस का प्लांट भी बना लिया, नॉर्मल, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा बना लिया। तो दिस विल बी प्लानिंग कि उन्होंने क्रिएट की। उनको कुछ नहीं आता था, बट उन्होंने सोचा कि बैठे में ठाली कर लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। और इंडिया में हर किसी का देखो, छोटे लेवल पे सोचोगे तो छोटा दिमाग पाओगे। इफ यू थिंक अब्रॉड, बड़े लेवल पे सोच के रहोगे ना, तो कुछ ना कुछ कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं साहब वही करूंगा, देखो लिमिटेड मेरे को आना चाहिए, नहीं। कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा सोच सकते हो, बहुत कुछ। और करने का जुनून रखो, अगर आपके पास कुछ भी चीज है, ठीक है। तो उन्होंने नॉर्मली अगर हम बात करें, ना तो उन्होंने पानी का लॉस किया, ना उन्होंने गोबर का लॉस किया, गोबर को यूज कर लिया बल्कि। और उन्होंने दूसरा जो पानी था उसको प्लांटों में दे दिया, प्लांट के लिए यूज कर लिया। तो इस टाइप से उन्होंने एक साइकिल बना ली कि भाई मैं इसका चीज यहाँ, इसका चीज वहां, इसका चीज यहाँ। तो बेनिफिट ही है उसको। अब वो आदमी अपनी महीने की इनकम बहुत ज्यादा हो गई उसकी, तो उसको जॉब करने की क्या जरूरत है। जो लाखों में घर बैठे बैठे काम कर रहा है, उसको काम करने की क्या जरूरत है। ये इनकी स्टार्टिंग थी। अब उनके ब्रॉड आइडिया आने वाले टाइम में कैसे कहां बड़े लेवल पे काम करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, आप भी सोच सकते हो। नाउ लिखा हुआ द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक 10 से 15 फीट डीप, है ना। अब ये देखो प्लानिंग बता रहा है। मान लो अगर आप बनाना चाहोगे तो आप क्या करोगे, सर 10 से 15 फीट, लेकिन सर मेरे पास इतनी जमीन नहीं है, मैं इतना औंधा गड्ढा भी नहीं खोदूंगा, तो सर मैं छोटा खोद लूंगा, उसके जितने पार्ट है वो छोटे ले लूंगा। तो उसने क्या करा, 10 से 15 फीट डीप, इन विच द बायो वेस्ट आर कलेक्टेड, जिसके अंदर सारा का सारा गोबर डाला जाएगा। एंड द स्लरी ऑफ द डग, स्लरी मतलब क्या, जब गोबर में पानी मिला दिया जाता है तो उसको स्लरी बोलते हैं। एंड ए फ्लोटिंग कवर, एक फ्लोटिंग कवर, जो इसके ऊपर फ्लोटिंग करने वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, फ्लोटिंग कवर ओवर द स्लरी। अब सर डायग्राम देखें, बेसिक सारी कहानी यहीं से है। कुछ नहीं किया, इसने क्या किया, ये एक डाइजेस्टर है सर, यहाँ पे सारा का सारा गोबर इकट्ठा होता है सर, यहाँ पर सारा का सारा गोबर इकट्ठा होना है। यहाँ पे ये डाइजेस्टर इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट है यहाँ पर। इन्होंने क्या किया कि डंग और वाटर को मिक्स करके एक स्लरी बना के यहाँ से भेज दिया। बाद में जब जितनी गैस बननी थी, जो भी बननी थी, उसको यूज कर लिया। बाद में जब एक्सिस अमाउंट में हो गया, तो इनको यहाँ से स्लस के थ्रू बाहर निकाल लिया गया। इसके ऊपर एक गैस होल्डर लगा दिया गया, ताकि गैस अगल बगल में से कहीं निकले ना, जो भी गैस आए वो इसी से जाए, और यहाँ से मूव करती, यहाँ से मूव कर जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा, जो भी गैस बनेगी वो इस पूरे होल्डर में, जो ऊपर की साइड होल्डर बना हुआ है, इस होल्डर में यहाँ पर कलेक्ट होती रहेगी। ये कलेक्ट हो रही है, देखो गैस होल्डर, सारी की सारी गैस यहाँ पे इकट्ठी हो गई। इस गैस को धीरे धीरे ये क्या करेगा, आगे की साइड यहाँ से अपने घर में कनेक्शन दे दो, कहीं बाहर किसी दूसरे के सिलेंडर में कनेक्शन दे दो, हो गया। तो दे विल बी यूज लाइक दैट। दिस इज अ नॉर्मल बायोगैस प्लांट। ये आपके लिए क्वेश्चन भी है लॉन्ग, आपसे पेपर में डायग्रामेटिकली पूछा जाए तो प्लीज यू माइंड इट। नाउ सर, अब एक चीज देखें, विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज, जैसे जैसे इसमें गैस बनेगी तो ये ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, ये ऊपर की ओर मूव करेगा। नाउ द प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी, द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट। ये आउटलेट है सर, ये जो दिख रहा है ये आउटलेट है, which is collected to pipe to the supply biogas to near house, जो उसके पास का घर है वहां पे सप्लाई कर दे। The spent slurry is removed through the another outlet and may be used as a fertilizer sir। अब यहाँ पर जो सर पूरा था, जो भी यहाँ पे गोबर था जिसको यूज कर लिया, गोबर गैस बनाने के बाद उसको बाद में आउटलेट की फॉर्म में यूज कर लिया।
किस लिए? सर खाद की फॉर्म में यूज़ कर लिया। सर खाद की फॉर्म में खुद ने तो रखा, उसमें कुछ इंग्रीडिएंट मिला के आप मार्केट में उसको सेल आउट करो, अपने गाँव में सेल आउट करो, लो हो गया जी एक और काम। नाउ द कैटल डग is available in a large quantity in the rural area where the cattle are used for the variety of purpose। अलग-अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं लोग, कुछ खेती-बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, लाइक जैसे बैलों को यूज़ कर लिया, है ना? कुछ उनको क्या बोलते हैं, मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, है ना? तो उस हिसाब से याद रखना है। सो द बायोगैस प्लांट आर ऑफन बिल्ट इन अ रूरल एरिया, तो ज़्यादातर रूरल एरिया में बनाना सबसे बेस्ट है। आगे बोला गया है द बायोगैस दस प्रोड्यूस इन ए यूज फॉर कुकिंग, हाँ, एंड लाइटिंग। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और कुकिंग के फॉर्म में तो उसको यूज किया जाता है। इफ यू आर मोर नॉलेजेबल देन यू विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। द पिक्चर ऑफ द बायोगैस प्लांट शो की हुई है। अब लिखा हुआ द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इज डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए क्वेश्चन है फुल फॉर्म। IARI स्टैंड फॉर, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखना है। एंड खादी विलेज खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन दोनों ने मिलके इसका क्या है, सबसे पहले किसका फॉर्मेशन किया, बायोगैस प्लांट का फॉर्मेशन किया। इन योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर अ विलेज, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ देयर एन आर एनी बायोगैस प्लांट नियर बाय। अगर ऐसा है तो लास्ट क्लास में मैंने बोला अपने यहाँ पर काफी ऐसे वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, तो बेटा आप जाओ नियर बाय, वहां पे जो भी हो उनको रिक्वेस्ट करो कि सर ऐसे ऐसे हमें दिखा दो, हमें थोड़ा जानना है ऐसे। और ऐसे ही इनके बारे बायोगैस का प्लांट कहीं पे भी गूगल करो, नियर बाय जो भी मिल जाए उसके पास पहुंच जाओ कि सर हल्का सा कुछ समझा दीजिए हमें प्लीज, हमें कुछ सीखना है। यही नहीं, कुछ भी चीज़ हो, अगर नियर बाय कोई करता है तो उसके पास जाओ, उसको बोलो, लाइक अस नियर बाय क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट का ट्यूशन मिल जाए, हम पढ़ लेंगे। उसी टाइप से किसी चीज़ की तुम्हें जिज्ञासा हो, लगे कि मैं वहाँ पे सेफ हो जाने में, मुझे अच्छा लगेगा वहाँ पे जाने में, तो मैं वहाँ पे जाके सीखूँ, वहाँ पे जाके उनसे कुछ रिक्वेस्ट करूँ, दे हेल्प मी। उनको बोलें कि आपको हम कुछ रुपए पे कर दें, जो भी है, जैसे भी है। विजिट द बायोगैस प्लांट एंड लर्न मोर अबाउट इफ फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली मैनेजिंग इट, जो लोग इनके मैनेज करने में हेल्पफुल है, उस चीज के बारे में आप जानें। तो ये बेसिकली आपको बायोगैस प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग था, जिसमें आपसे डायग्राम भी पूछा जाता है बनाने के लिए, और इसके बारे में बेसिक कहानी पूछी जाती है, जो कि एक स्टोरी है, जो कि एक सिंपल स्टोरी है, एज इट इज याद रखनी है।